हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कालपुरुष कुंडली के 12 भावों की। आज हम बात करेंगे ग्रहों के कारकत्व की। 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करेंगे हम लोग। सूर्य आत्मा कारक होते हैं। सूर्य से पिता का विचार भी किया जाता है। सूर्य राज शक्ति के भी द्योतक हैं, क्योंकि सूर्य को राजा बोला जाता है। विशेष उत्साह ये भी सूर्य से देखा जाता है। भगवान शिव संबंधी संपूर्ण कार्य इसका कारकत्व सूर्य को प्राप्त है। देव स्थान, मंदिर आदि पर सूर्य का अधिकार है। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा मन सो जाता, मन पर चंद्रमा का विशेष अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा माता के भी कारक हैं। किसी भी कुंडली में यदि माता के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो चंद्रमा की स्थिति से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा यदि अशुभ प्रभाव में है, राहु से युक्त है, पक्षहीन है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा पीड़ित माना जाएगा और व्यक्ति विशेष को मानसिक रूप से कुछ न कुछ समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल पृथ्वी पुत्र कहे जाते हैं। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं उन पर मंगल का अधिकार होता है। मंगल को काइनेटिक पावर का प्लैनेट माना जाता है। विशेष शक्ति मंगल से प्राप्त होती है। मंगल सेनापति की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अग्नि पर मंगल का अधिकार है और विशेष रूप से जो रसोई की अग्नि होती है उस पर मंगल का अधिकार होता है। किसी भी तरह की चोट का विचार भी मंगल से ही किया जाता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध को बाल सुलभ ग्रह कहा जाता है। चपलता, चंचलता बुध से देखी जाती है। बुध वाणी का भी कारक है, बुद्धिमत्ता का भी कारक है। यदि बुध कुंडली में शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति वाक्पटु होते हैं। भगवान विष्णु से संबंधित सभी बुध के कारकत्व में आते हैं। यदि गुरु का संबंध कुंडली में 10th भाव से होता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। वेद शास्त्रों का ज्ञान आदि भी गुरु से ही प्राप्त होता है। स्त्रियों की कुंडली में पति सुख का विचार भी बृहस्पति से ही किया जाता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र बहुत लग्जीरियस प्लैनेट कहा जाता है। भोग विलास संबंधी सारी बातों का विचार शुक्र से किया जाता है। वस्त्राभूषण, सवारी, वाहन आदि का विचार शुक्र से करते हैं। पुरुषों की जन्म कुंडली में स्त्री सुख का विचार भी शुक्र से करना चाहिए। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि को कर्म का निर्धारण करने वाला बताया गया है। शनि से हमारे कर्मों का निर्धारण होता है। कालपुरुष कुंडली में 10th भाव के स्वामी, मकर राशि के स्वामी शनि हैं और साथ ही शनि को दंडाधिकारी भी कहा जाता है और दंड हमें मिलता है अपने बुरे कर्मों की वजह से। तो दंड देने का पूरा विधान शनि के पास है और सामान्यतः लोग अधिकतर शनि की 7.5 वगैरह से भय में रहते हैं कि शनि की 7.5 आई है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अशुभ ही होगा। लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति की 7.5 चल रही हो तो उसको दुष्परिणाम ही मिलेंगे। ये पूरी तरीके से आपके स्वयं के किए गए कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है कि आपको उसका फल कैसा मिलेगा और शनि भी वैसा ही फल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शनि की 7.5 में व्यक्ति को बहुत अच्छी स्थितियाँ मिलती हैं, वो बहुत नीचे की कैटेगरी से बहुत ऊपर के स्तर तक पहुंच जाता है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इस आधार पर हम इस बात का विचार कर सकते हैं कि आपको उसमें 7.5 में कैसा फल मिलेगा या शनि की महादशा में आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। आयु का विचार भी शनि से किया जाता है। नौकरी का विचार शनि से करते हैं, क्योंकि शनि मेहनती ग्रह कहे जाते हैं। अधिक से अधिक मेहनत करवाना व्यक्ति से ये शनि के कारकत्व में आता है। तो जैसे कि नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो किसी के अंडर में ही करेंगे हमेशा ही, तो उसके लिए शनि ही विशेष कारक बनते हैं। लोहे का विचार भी शनि से करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ जितने हैं वो भी शनि के कारकत्व में ही आते हैं। अब बात करेंगे राहु की। राहु से भी लोग विशेष भय खाते हैं। राहु को दादा का कारक कहा जाता है, लेकिन कहीं पर मतभेद हैं, विचारों में भिन्नता से राहु को नाना का कारक भी कहीं कहीं ऐसा
पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है कि राहु नाना के कारक है। वैसे जो जनरल एक विचारधारा प्रचलित है वो यही है कि राहु बाबा के कारक हैं, दादा के। कठोर वाणी, भ्रामकता, तर्क कुतर्क, ये सब राहु के कारकत्व में आता है। राहु को धुआं भी कहा जाता है। राहु एक भ्रम की स्थिति होती है क्योंकि राहु का अपना कोई शरीर नहीं है, छाया ग्रह कहे जाते हैं ये। इसी वजह से ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं, उसी का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। और जब राहु की महादशा चलती है तो अधिकांशतः ऐसे फल मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं कि व्यक्ति बहुत अधिक भ्रामक स्थिति में रहता है। वो सही गलत का विचार नहीं कर पाता है, संशय में उसका जीवन व्यतीत होता है और उसके दुष्परिणाम उसको अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। त्वचा संबंधी बीमारियां, वैसे तो बुध त्वचा का कारक है, स्किन का कारक बुध होता है, लेकिन जो उससे संबंधित बीमारियां होती हैं उसके लिए हमें राहु का ही अध्ययन करना पड़ता है। सरीसृप वर्ग, रेंगने वाले जीव जंतु और विशेषतया सांप का कारक राहु है। राहु चंद्रमा की युति, अष्टम द्वादश भावों से संबंध कई बार व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाता है। अब बात करते हैं केतु की। जैसे राहु बाबा के या दादा के कारक हैं, उसी तरीके से केतु नाना के कारक कहे जाते हैं। केतु मोक्ष का भी कारक ग्रह है। गुप्त रोग, गुप्त ज्ञान, इस पर केतु का ही प्रभाव होता है। काला जादू, वो भी गुप्त विद्या ही होती है, पर उसको भी केतु ही प्रभावित करते हैं। जादू टोना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तांत्रिक अनुष्ठान, ये सब केतु के कारकत्वों में ही आते हैं। केतु पर यदि शुभ प्रभाव हो जाए, बृहस्पति से केतु का संयोग बन जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति गुप्त ज्ञान में पारंगत होता है और शुभ प्रभाव में होने के कारण धीरे धीरे वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। ये थे 9 ग्रहों के कारकत्व, जो कि बहुत ही संक्षेप में बताए गए हैं। जैसा कि हमने कालपुरुष कुंडली के द्वादश भावों के लिए कहा था कि वहाँ भी संक्षेप में उसके कारकत्व बताए गए थे और एक भाव में अनेकों चीज़ें समाहित होती हैं। उसी तरीके से प्रत्येक ग्रह आपके जीवन की बहुत सारी पहलुओं को लेकर चलते हैं। तो चूँकि समय भाव के कारण बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। आगे जब चार्ट डिस्कशन होगा, कुंडली पे हम लोग अध्ययन करेंगे, तो धीरे धीरे आप लोगों को और भी ग्रहों के कारकत्व पता चलते जाए। कृपया आप लोग कमेंट में ये लिखें कि ग्रहों के कारकत्व में आप अपने विचार भी दें कि और कौन कौन सी चीज़ों को समाहित किया जा सकता है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जो ज्योतिष विद्या ग्रहण कर रहे हैं या ले चुके हैं लेकिन उसको प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर दें हमें। तो इससे आपका अभ्यास भी होगा और एक दूसरे की जानकारी भी बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।